हेलो एवरीवन फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। तो इस टॉपिक के अंदर हमने हिंदी गद्य की पृष्ठभूमि पढ़ लिया है, ब्रजभाषा का गद्य पढ़ लिया है, राजस्थानी गद्य पढ़ लिया है। और आज की अपने इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रारंभिक गद्य लेखन और अंग्रेजों की भाषा नीति। तो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट आता है प्रारंभिक गद्य लेखन। प्रारंभिक गद्य लेखन यानी प्रारंभ में गद्य लेखन किस तरीका का हुआ था या कैसे गद्य का लेखन हुआ था। तो फ्रेंड्स टॉपिक पॉइंट अपना शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इससे आपको दो फायदे होंगे। एक तो हम जो वीडियो बना रहे हैं वो सबसे पहले आपको आसानी से मिल जाएगा, और दूसरी बात ये है कि आपके एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए यूजफुल एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स हमारा पॉइंट है प्रारंभिक गद्य लेखन। हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि हिंदी को पूर्व में खड़ी बोली कहा जाता था। ठीक है, हिंदी को पूर्व में क्या कहा जाता था? खड़ी बोली कहा जाता था। यह खड़ी बोली ही अपने विकसित स्वरूप में हिंदी के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुई, या फिर खड़ी बोली ही विकसित होकर हमारी हिंदी बन गई है। ठीक है, अतः इस अध्याय में हिंदी को खड़ी बोली के रूप में व्याख्यायित किया जा रहा है। इसके साथ एक अन्य संदर्भ में हिंदी का गद्य साहित्य प्रारंभिक अवस्था में खड़ी बोली के रूप में प्रारंभ होकर पाठकों के समक्ष समुपस्थित हुआ था। खड़ी बोली के साहित्य का उद्भव और प्रारंभिक विकास दक्षिण भारत के अनेक मुस्लिम राज्यों के आश्रय में हुआ। ठीक है, खड़ी बोली के साहित्य का उद्भव और प्रारंभिक विकास दक्षिण भारत के अनेक मुस्लिम राज्यों के आश्रय में हुआ। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप दक्षिणी साहित्य में मिलता है। खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक रूप किसमें मिलता है? तो दक्षिणी साहित्य में मिलता है। दक्षिण के रचनाकारों ने अपनी भाषा को हिंदी, हिंदवी, देहलवी, जबान हिंदुस्तान आदि नामों से अभिहित किया है। ये क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स एग्जाम में कि हिंदवी जो नाम है वो किन्होंने दिया है? तो दक्षिण के रचनाकारों ने ही हिंदी भाषा को हिंदी, हिंदवी, देहलवी और जबान हिंदुस्तान आदि नामों से अभिहित किया है। ये उपनाम याद रखने हैं। हिंदी, हिंदवी, देहलवी, जबान हिंदुस्तान कहाँ से आए हैं? तो दक्षिण के रचनाकारों ने अपनी भाषा को ही हिंदी, हिंदवी, देहलवी, जबान हिंदुस्तान आदि नाम दिए हैं। ठीक है, किंतु साहित्य समालोचकों को राय में वह खड़ी बोली का ही प्रारंभिक रूप है। दक्षिण के गद्य लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद्राय। ठीक है, दक्षिण के गद्य लेखकों में कौन कौन से हैं? तो ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद्राज, इनका काल है 1346 से 1423 ईस्वी। और शाह मीराजी शमशुल उशाक और शाह बुरहानुद्दीन जानम अमीनुद्दीन आला मुल्ला वजही प्रमुख है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने पढ़ लिया कि जो प्रारंभिक विकास है वो मुस्लिम राज्यों में हुआ। तो हम मुस्लिम में इन लोगों के ही नाम आएंगे। ठीक है, तो ख्वाजा बंदे नवाज गेसुद्राय ने 15 ग्रंथ अरबी फारसी में एवं 3 ग्रंथ दक्षिणी या खड़ी बोली में लिखे हैं। ठीक है, दक्षिणी का दूसरा नाम खड़ी बोली है, या दक्षिणी विकसित होकर खड़ी बोली बनी है। तो ये 3 ग्रंथ है। बंदे नवाज गेसुद्राय ने 15 ग्रंथ अरबी फारसी में और 3 ग्रंथ दक्षिणी या खड़ी बोली में लिखे। ये 3 ग्रंथ है, वो 3 ग्रंथ कौन से हैं? तो सबसे पहला है मिराजुल आशकनी, हिदायतनामा और रिसाला सेह बारह, ये इसको 12 मासा भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों ग्रंथ किसके हैं? तो बंदे नवाज गेसुद्राज के हैं। बंदे नवाज गेसुद्राज के 3 ग्रंथ कौन से हैं? मिराजुल आशकनी, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हिदायतनामा ग्रंथ किसने लिखा? तो बंदे नवाज गेसुद्राज ने। ठीक है, और इसका मिराजुल आशकनी और रिसाला सहबारा या 12 मासा भी इन्हीं के ग्रंथ है। 19 पृष्ठों की मिराजुल आशकनी दक्षिणी की प्रथम रचना मानी जाती है। ठीक है, जो मिराजुल आशकनी है वो 19 पेज की है और दक्षिणी की इसको प्रथम रचना मानी जाती है। तो दक्षिणी की प्रथम रचना किसको मानी जाती है? तो मिराजुल आशकनी को दक्षिणी की प्रथम रचना मानी जाती है, जिसके रचनाकार है बंदी नवाज गेसुद्राय, जो 14वीं शती की होने से ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। ये काफी पुरानी 14वीं शताब्दी में इसकी रचना हुई थी। और उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की प्रारंभ उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की परंपरा का प्रारंभ 17वीं-18वीं शताब्दी से माना जाता है। उत्तरी भारत में खड़ी बोली गद्य की परंपरा का
प्रारंभ कब से मानते हैं? तो 17वीं 18वीं शताब्दी से। दक्षिण उत्तर के शासकों के बीच राजनीतिक संबंधों के साथ साथ साहित्यिक संपर्क भी रहा होगा। एतदर्थ इस तरह इनमें साहित्यिक परंपराओं का भी आदान प्रदान संभव है। उत्तरी भारत की खड़ी बोली की प्राचीनतम उपलब्ध गद्य रचना कवि गंग की चंद छन्न चंद छंद वर्णन की महिमा महिमा 17वीं शताब्दी का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, उत्तरी भारत की खड़ी बोली की जो प्राचीनतम जो उपलब्ध गद्य रचना है वो कवि गंग की है और उस रचना का नाम है चंद छंद वर्णन की महिमा, जो 17वीं शताब्दी में लिखी गई थी। उदाहरण स्वरूप ये जो कवि गंग द्वारा लिखित रचना है ना चंद छंद वर्णन की महिमा, वो उसकी भाषा हम पढ़ेंगे उन्होंने किस तरीके से लिखा है। तो उन्होंने इस तरीके से लिखा है, इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया। ऐसी उनकी भाषा थी। किसकी भाषा थी? चंद छंद वर्णन की महिमा में इस तरीके की भाषा लिखी हुई है। कतिपय विद्वानों में इसकी प्रामाणिकता पर भी संदेह है। ठीक है, 18वीं शताब्दी की दो महत्वपूर्ण गद्य कृतियां भाषा योग वशिष्ठ जो 1741 ईस्वी और पद्य पुराण 1761 ईस्वी की हैं। ठीक है, तो 18वीं शताब्दी की दो महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं कौन सी हैं? तो भाषा योग वशिष्ठ और पद्य पुराण। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में खड़ी बोली या हिंदी गद्य की रचनाएं अपेक्षाकृत सूत्र स्वरूप में आई। ठीक है, पहले तो टूटी फूटी जो खड़ी बोली का गद्य रूप था और 19वीं शताब्दी में थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ। मुंशी सदासुख लाल ने विष्णु पुराण पर आधारित सुख सागर की रचना की। ठीक है, सदासुख लाल की रचना कौन सी है? सुख सागर। और ये किस पर आधारित है? तो विष्णु पुराण पर आधारित है। किस पर आधारित है? विष्णु पुराण पर आधारित। तो मुंशी सदासुख लाल, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि सदासुख लाल की कौन सी रचना है? तो सुख सागर है और ये विष्णु पुराण पर आधारित रचना है। इंशा अल्लाह खान ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी की रचना की। ठीक है, रानी केतकी की कहानी ये भी अक्सर पूछा जाता है, इसको प्रथम रचना भी मानते हैं, प्रथम कहानी। तो रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो इंशा अल्लाह खां। इंशा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी की रचना की और इसका दूसरा नाम है उदयभान चरित। उदयभान चरित, रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित। इंशा अल्लाह खान ने उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी की रचना की। ठीक है, रचना किसने की? तो इंशा अल्लाह खान ने। लल्लू लाल ने हिंदी गद्य की अनेक पुस्तकों की रचना की। ठीक है, तो लल्लू लाल जी की कौन कौन सी पुस्तकें हैं? तो सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति प्रेम सागर, लतायत ई हिंदी, ब्रजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि। माना जाता है कि इनकी मौलिक रचना मात्र ब्रजभाषा व्याकरण ही है, शेष रचनाएं अन्य ग्रंथों पर आधारित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी अपने लल्लू लाल जी की पुस्तकें। कौन कौन सी है ये याद रखना है। तो लल्लू लाल जी की पुस्तकें कौन सी है? सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, शकुंतला नाटक, माधोनल, राजनीति। ये राजनीति अक्सर बार पूछा जाता है कि राजनीति जो पुस्तक है उसकी रचना किसने की है? तो किसने की है फ्रेंड्स? लल्लू लाल ने। ठीक है, और प्रेम सागर के लिए भी पूछा जाता है कि प्रेम सागर की रचना किसने की? तो लल्लू लाल ने। और इसके अलावा लतायफ ई हिंदी, ब्रज भाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि। माना जाता है कि इनके मौलिक रचना मात्र ब्रज भाषा व्याकरण ही है, शेष रचनाएं अन्य ग्रंथों पर आधारित हैं। ठीक है, और लल्लू लाल के अलावा एक और जो अध्यापक है वो है सदल मिश्र। सदल मिश्र ने दो गद्य रचनाएं प्रस्तुत की। सदल मिश्र ने कितनी गद्य रचनाएं प्रस्तुत की हैं? तो दो। दो कौन कौन सी हैं? चंद्रावती या नासिकेतोपाख्यान एवं रामचरित्र। तो नासिकेतोपाख्यान अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स कि नासिकेतोपाख्यान की रचना किसने की? तो किसने की है? सदल मिश्र ने। और नासिकेतोपाख्यान का ये दूसरा नाम है फ्रेंड्स चंद्रावती। नासिकेतोपाख्यान का दूसरा नाम क्या है? चंद्रावती। और इसके अलावा इन्होंने रामचरित्र, ठीक है, इसकी रचना की। दोनों कृतियां नचिकेता व अध्यात्म रामायण पर आधारित मानी गई है। दोनों रचना है जो अध्यात्म, यहाँ पे अध्यात्म है फ्रेंड्स, टाइपिंग मिस्टेक है, अध्यात्म पढ़ना इसको।
तो दोनों कृतियां नचिकेता व अध्यात्म रामायण पर आधारित मानी गई हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी गद्य का प्रारंभिक लेखन दक्षिण भारत और इसी के साथ उत्तर भारत में भी समानांतर रूप में हुआ है। और अगला हमारा पॉइंट आता है फ्रेंड्स, अंग्रेजों की भाषा नीति। आधुनिक काल का साहित्य जिन सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित हुआ, उन सामाजिक परिस्थितियों में तत्कालीन शिक्षा प्रणाली का भी महत्व कम नहीं है। ठीक है, जो सामाजिक परिस्थितियां हैं उनके अंदर भी शिक्षा प्रणाली पर जो महत्व मतलब है ना, जो सामाजिक परिस्थितियां थी उस टाइम, तो शिक्षा प्रणाली पर भी उसका प्रभाव पड़ा। यद्यपि भारतीयों के पाठ, दर्शन, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद, धर्मशास्त्र, काव्यशास्त्र, व्याकरण आदि से संबंधित ज्ञान की अपार संपदा थी, जिसका सानी विश्व भर में नहीं था। किंतु अंग्रेज शासन ने हमें शिक्षा का जो परिदृश्य दिया, उसने इस देश की परंपरागत शिक्षा प्रणाली को पाश्चात्य शिक्षण प्रणाली में परिवर्तित कर दिया। साहित्य भी इससे अछूता नहीं रहा और हिंदी गद्य भी प्रभावित हुआ। जो अंग्रेजों ने हमको शिक्षण प्रणाली दी है, तो उससे साहित्य भी अछूता नहीं रहा, यानी साहित्य में भी काफी प्रभाव पड़ा और हिंदी गद्य भी प्रभावित हुआ। तो आधुनिक काल के साहित्य पर विचार करने से स्पष्ट होता है कि यह समय अपने पूर्ववर्ती समय से नितांत भिन्न था। शासन की बागडोर नई सत्ता के हाथों में आ जाने से जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, इसका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। आधुनिक युग हिंदी पद्य एवं गद्य दोनों ही के लिए नवीनता का प्रवेश द्वार सिद्ध हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक गुलाब राय की मान्यता के अनुसार, ठीक है, हिंदी के जो प्रसिद्ध समालोचक हैं उनका नाम है गुलाब राय। तो उनकी मान्यता के अनुसार अंग्रेजी राज के आने से लोगों का ध्यान जीवन की कठोर वास्तविकताओं की ओर गया। ठीक है, अंग्रेजी राज के आने से लोगों का ध्यान जीवन की कठोर वास्तविकताओं की ओर गया। जीवन संग्राम बढ़ा और साथ ही साथ जातीय जीवन में भी जागृति हुई। लोग अपनी सभ्यता को महत्व देने लगे। हिंदू लोगों ने विदेशी धर्मों का मुकाबला करने के लिए अपने धर्म को बुद्धिवाद के आलोक में परिष्कृत करना प्रारंभ किया। ऐसे बुद्धिवाद और प्रतिद्वंदिता के समय में जनता के भावों के प्रकाशन के लिए उपयुक्त माध्यम नहीं हो सकता। अतः अंग्रेजी राज्य के साथ साथ गद्य आया। पद्य में ब्रजभाषा का साम्राज्य था, किंतु नवीन युग के आ जाने पर उसकी कोमलकांत पदावली संघर्ष में कठोर भूमि के लिए उपयुक्त न ठहरी। ठीक है, गद्य आ जाने से जो पद्य था उसका थोड़ा महत्व कम हुआ और गद्य थोड़ा विकसित हुआ। तो अंग्रेजों का विचार था कि भारतीयों का अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उन्हें प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में मदद करेगा। यानी अंग्रेजों का जो विचार था कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जो है वो अगर हम इनको हिंदुओं को देंगे तो हमें प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन में मदद मिलेगी। इस भाषा में पढ़े लिखे भारतीय अंधविश्वासों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने के उपरांत उनसे मुक्ति पाने लगे। यही कार्य भारतीय समाज सुधारक भी कर रहे थे। 1813 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जो अनुज्ञा पत्र प्रसारित हुआ था, वह भारतीय शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और भाषा के क्षेत्रों में निर्णायक मोड़ था। ठीक है फ्रेंड्स, निर्णायक मोड़ कौन सा था? तो 1813 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा जो अनुज्ञा पत्र प्रसारित हुआ था, वह भारतीय शिक्षा, साहित्य, विज्ञान और भाषा के क्षेत्रों में निर्णायक मोड़ था। भारतीयों की शिक्षा और शिक्षा का माध्यम अंग्रेजों और ईसाई मिशनरी के हाथों में था। इस अनुज्ञा पत्र ने भाषा के माध्यम पर तीव्र मतभेद खड़े कर दिए हैं थे। कुछ अंग्रेज अधिकारी संस्कृत और अरबी के माध्यम से अध्ययन पर बल देते थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो अनुज्ञा पत्र था उसमें कुछ अंग्रेज तो क्या कहते थे कि संस्कृत और अरबी के माध्यम से अध्ययन पर बल देते थे। दूसरे जो लोग थे, दूसरी विचारधारा मुनरो और एल्फिंस्टन की थी। ठीक है, पहली विचारधारा कुछ अंग्रेजों की थी और दूसरी विचारधारा जो थी वो मुनरो और एल्फिंस्टन की थी, जो आधुनिक भारतीय भाषाओं से पश्चिमी ज्ञान का प्रसार करना चाहते थे। ठीक है, जो आधुनिक भारतीय भाषाओं से पश्चिमी ज्ञान का प्रसार करना चाहते हैं, जो उनका जो देश था उसकी भाषा का प्रसार करना चाहते थे। यहाँ पे चार्ल्स ग्रांट के अनुयायी पश्चिम ज्ञान विज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा को ही सबल माध्यम मानते थे। जो चार्ल्स जो ग्रांट थे, उनके जो अनुयायी यानी उनके जो फेवर के लोग थे, वो
पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के लिए अंग्रेजी भाषा को ही सबल माध्यम मानते थे। अंततः तीसरे विचारधारा को बल मिला। तो इन दोनों की जो विचारधारा थी वो तो खारिज हो गई और तीसरी विचारधारा थी उसको बल मिला। मैकाले ने भारत में आकर भारतीय दर्शन, साहित्य एवं ज्ञान के विरुद्ध तथा पश्चिमी ज्ञान अंग्रेजी भाषा के पक्ष में अनोखे तर्क रखे। जो मैकाले थे उन्होंने इन भाषाओं के पक्ष में अनोखे तर्क रखे। साथ ही विज्ञान की शिक्षा देने के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रबल समर्थन किया। ठीक है, विज्ञान की शिक्षा देने के लिए मैकाले ने अंग्रेजी भाषा का प्रबल समर्थन किया। भारत का इतिहास डॉक्टर के एल शर्मा तथा डॉक्टर प्रकाश व्यास, मैकाले ने संस्कृत और अरबी भाषाओं का घोर विरोध किया। ठीक है, इन लोगों ने संस्कृत और अरबी भाषाओं का घोर विरोध किया। लंबे समय तक अंग्रेज भारत के शासक रहे थे। इतने अधिक वर्षों तक अंग्रेजी भाषा का प्रभाव और ज्ञान का भय भारतीयों पर सवार रहा था। ठीक है, लंबे समय तक अंग्रेजी भाषा का दबदबा रहा था भारतीयों पर। तो जो अपने हिंदू थे वो चाहते हुए भी हम उस मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सकते। हम चाहते हुए भी उस मानसिक गुलामी से मुक्त नहीं हो सके। उल्लेखनीय है कि कंपनी सरकार ने भारत में अनेक स्कूल कॉलेज खोले। कंपनी सरकार ने भारत में अनेक स्कूल कॉलेज खोले। भारतीयों में शिक्षा के महत्व को भी जागृत किया, किंतु भाषा के माध्यम पर जो विवाद था उसका बहुत हद तक समाधान सन 1854 ईस्वी में हो सका। कंपनी सरकार की डावाडोल भाषा नीति अंत एक सन 1854 ईस्वी के डिस्पैच में आकर निश्चित हो गई, जिसे वुड का एजुकेशन डिस्पैच कहते हैं। इस डिस्पैच में खुलकर यह ऐलान किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, डिस्पैच में क्या कहा गया कि सरकार का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को हटा उनकी जगह पर अंग्रेजी भाषा को लाना नहीं है। ठीक है, जो डिस्पैच जो सिस्टम आया था उसको वुड का एजुकेशन डिस्पैच कहते हैं। और इसमें क्या बोला गया, अंग्रेजों ने क्या ऐलान किया कि सरकार का उद्देश्य भारतीय भाषाओं को हटाकर अंग्रेजी भाषा को लाना नहीं है। सरकार ने बराबर यह ध्यान रखा कि काम उन्हीं भाषाओं में किए जाने चाहिए जिन्हें देश की विशाल जनता जानती और समझती है। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या कहा कि जो हमारी जो मानसिकता है वो ये नहीं है कि आप कि जो भारतीय भाषा है उसको हटाकर अंग्रेजी लाना है। हमारा उद्देश्य ये है कि जिस भाषा को सबसे ज्यादा लोग जानते हैं, ज्यादा जनता समझती है, तो उसके अनुसार भाषाओं का विकास हम करना चाहते हैं। अंग्रेजों की भाषा नीति का दुष्प्रभाव आज भी हमारे सामने है। ठीक है, जो अंग्रेजों का जो भाषा का जो ये दुष्प्रभाव था वो आज भी हमारे सामने है। स्वाधीन भारत में आज भी अंग्रेजी भाषा ही गौरव और विकसित विकास के निमित्त उपयुक्त भाषा मानी जाती है। ठीक है, अपना देश स्वतंत्र हो गया फिर भी अंग्रेजी भाषा को ही ज्यादा जो है लोकप्रियता मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही खत्म हुआ। आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपके लिए उपयोगी है ये वीडियो, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपके किसी दोस्त के सिलेबस में ये टॉपिक है तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारे हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस लाते रहें। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।